जय हिंद। इससे पहले हम आपको डीपीएसपी बता रहे थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए आज उससे आगे चलते हैं। अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। पहले रिवीजन करते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं कर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ साथ रिवीजन कीजिए। चलिए, डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक था? तो 36 से 51 तक था। चलिए, 36 में हम आपको क्या बताए थे? परिभाषा। 36 में क्या था? आर्टिकल 36 में परिभाषा। 37 में क्या था? कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह हम छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि इसको तो हम पहले बता ही चुके हैं, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 38 में क्या था? लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण। 39 में क्या था? समान कार्य के लिए समान वेतन। किसके किसके बीच? महिला और पुरुष को, दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन। इसी का क में क्या था? निशुल्क विधि व्यवस्था। 40 में क्या था? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे ग्राम पंचायत किस में था, कौन से आर्टिकल में? चलिए यहाँ भी हम बता देते हैं। 40 में था ग्राम पंचायत। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम छोटा छोटा शॉर्ट लैंग्वेज में लिख देते हैं, लेकिन आप लोग को याद करने के लिए तो आप लोग इतना मोटा मोटा बुक रखे होंगे, लूसेंट हर एक घर में मिलता है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, इसलिए समझना है यहाँ आपको। देखिए, 41 में क्या था? 41, 42, 43। हमको लगता है आप लोग अच्छे से समझ भी रहे होंगे, और भी मेहनत कीजिए और अच्छे से समझेंगे हम और आप मिलके और अच्छे से इस पर काम करेंगे। देखिए, दमन 41, 42, 43 का हम आपको ट्रिक बताए थे। दमन 41 में क्या था? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी, कुछ दशाओं में। 42 में क्या था? मनोचित दशा और प्रसूति सहायता। और 43 में क्या था? न्याय संगत और निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि सैलरी। और 43 का क में क्या था? इसी का क में कामगारों की भागीदारी, कामगारों की भागीदारी। आप लोग भी ऐसे ऐसे बोलेंगे घर में बैठ के, एकदम जोर जोर से बोलेंगे, जैसे लगभग 6 और 7 क्लास में पढ़ते थे। जब तक बोलेंगे नहीं याद नहीं होगा। 44 में क्या था? समान सिविल संहिता। भले ही आप शादी अलग अलग रीति रिवाज से कीजिए, कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विवाह और तलाक का मैटर कोर्ट में ही जाएगा। 45 में क्या था? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे 6 साल तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी सरकार की तरफ से, और जब वो 6 साल का हो जाएगा तो 14 साल तक उसे शिक्षा दी जाएगी जो कि निःशुल्क रहेगी। 45 तक हम आपको बता चुके थे। आज हम इससे आगे चलते हैं 46 से। इसको मिटा देते हैं। अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखें तो पहले उसे देख लें, तब ये और अच्छे से आपको समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 46 से। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है? SC, ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण। मतलब कि जिन्हें आरक्षण नहीं है, जैसे जो अपर कास्ट के हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अब कुछ भी नहीं रहा ऐसा। लोग बस आरक्षण के लिए ऐसा बोलते हैं, ऐसा है नहीं, सब समान है आज के ये में। फिर भी जो SC, ST, इसमें कहा गया है कि अब संविधान में ही लिखा हुआ है, जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा है उनके लिए कुछ विशेष आरक्षण की बात कही गई है, ताकि दोनों को समान कर दी जाए, भेदभाव नहीं की जाए। अब भेदभाव से देखिए, ये सिर्फ भारत में ही नहीं है भेदभाव, अदर कंट्री में भी है। कहीं गोरा काला है, जैसे अमेरिका में गोरा काला में भेदभाव होता है। अब ये मिडिल ईस्ट चले जाइए तो मिडिल ईस्ट में वहाँ देखेंगे शिया सुन्नी में आपस में ही वो लोग झगड़ा करते हैं। उसके बाद चाइना चले जाइए, भाई साहब, चाइना में तो वीगर मुसलमान जो हैं, पाकिस्तान, इमरान खान ऐसे चिल्लाता है भारत 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 भारत, सिर्फ उसको भारत से ही प्रॉब्लम है। वो चाइना में जाके नहीं देखता है, क्योंकि चाइना से कर्जा जो लेता है, चाइना में जाके देखें वीगर मुसलमानों पे कितना जुर्म करता है चाइना वाले। वहाँ की जो महिलाएं होती है, अगर वो बड़ी कपड़े पहन कर बाहर निकल जाती है तो उसे कैंची लेके काट देता है चाइना वाला। और वहाँ पे इतना ही नहीं, जो मुसलमान दाढ़ी रखते हैं उन्हें दाढ़ी रखने तक पर प्रतिबंध है। आप सोच सकते हैं, वहाँ इमरान खान का मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन भारत में ये एक लोकतंत्र देश है, यहाँ सब हंसी खुशी रहते हैं, यहाँ पे वो टांग अड़ाएगा। खैर, आपको हम जब इंटरनेशनल रिलेशन बताएंगे तो उसमें हम सब कुछ ही बताएंगे।
पहले आप पॉलिटी में थोड़ा सा ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। डायरेक्ट ही हम अगर वो ले आए ना तो थोड़ा थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। पहले आप आर्टिकल जान लीजिए। तो आप ये समझ गए SC ST OBC आर्टिकल 46 में। अब देखिए आर्टिकल 47 क्या कहता है, पोषायुक्त आहार। सरकार जो है इस पे ध्यान देगी, पोषायुक्त आहार इस पे बढ़ावा देगी और शराब पे प्रतिबंध लगाएगी, नशीली दवाई पे प्रतिबंध लगाएगी। सरकार से आप समझ गए होंगे हम सरकार से क्या बोल रहे हैं। राज्य से कोई भी राज्य हो सकता है जो अपना डिसीजन स्वतंत्र होकर ले सके। आपको हम बताए थे राज्य का मतलब राज्य, अगर हम राज्य सरकार बोलेंगे तो राज्य सरकार हो गई। राज्य का मतलब रेलवे भी एक राज्य है, स्टेट है, RBI भी एक स्टेट है, जो बिजली विभाग भी एक स्टेट है। तो इसमें क्या कहा गया है, राज्य यानी कि सरकार के लिए। राज्य इस पे शराब पे प्रतिबंध लगाएगी और नशीली दवाई पे भी प्रतिबंध लगाएगी। नशीली दवाई देखिए पहले क्या होता था, नशीली दवाई में अभी भी बहुत हद तक काम किया जा रहा है, उसमें ओपियम की मात्रा रहती है, लोग दर्द में वो खाते हैं। लेकिन जो नशा ज़्यादा करते हैं वो क्या करते हैं, एक ही साथ 3-4 टैबलेट खा जाते हैं, 2 दिन 3 दिन तक नशे में नींद रहते हैं। इससे उनकी स्वास्थ्य पे बहुत हानि करती है। इसलिए नशीली दवाई पे प्रतिबंध करने की बात कही गई है, शराब पे प्रतिबंध करने की बात कही गई है। अब जैसे देखिए बिहार में भी शराब बंद है। कौन से आर्टिकल के तहत, 47 के तहत। बिहार में 2 बार शराब बंद हो चुका था। एक बार पहले भी शराब बंदी हुई थी लेकिन सक्सेस नहीं हुई, इस बार भी सक्सेस नहीं है। क्योंकि देखिए आसपास के बगल राज्य में तो इजीली मिल रहा है और वहाँ से आ जा रहा है, इस पर ध्यान कम दिया जा रहा है। खैर ये अच्छी बात है कि पहले कम से कम इतना तो है कि शराब पीने के बाद रोड पे कोई भी चलता था फिरता था, रिक्शा वाला भी शराब पी के आता था तो घर में लड़ाई करता था। अब कम से कम पी के आता है, घर में चुपचाप रहता है, भले ही वो ज़्यादा पैसा का पी के आए। जो पहले 500 में पीता था वो 1000 रुपये में पीता है, लेकिन घर में चुपचाप रहता है, लड़ाई पीट नहीं करता है, नहीं तो बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। अब जैसे देखिए अगर ये राज्य शराब पे प्रतिबंध नहीं लगाती है तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं। हम आपको बताए थे मूल अधिकार में आप न्यायालय जा सकते हैं। इसमें न्यायालय राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आपको हम 36 में परिभाषा बताए थे, 37 में ही जस्ट अगला आर्टिकल बता दिया था कि ये वाद योग्य नहीं है, इसमें न्यायालय नहीं जा सकते। ये सरकार पे है, अगर वो चाहेगी तो लागू करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लागू करेगी। बिहार सरकार ने लागू किया, शराब पर प्रतिबंध लगाया। यूपी सरकार में शराब यूपी में बिक रही है क्योंकि यूपी सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। बंगाल में भी बिक रही है, झारखंड में भी बिक रही है, इसलिए वो भी सरकार है, लेकिन उसने क्या प्रतिबंध लगाया, नहीं लगाया, वो ये उस पर निर्भर करती है। अब देखिए पोषायुक्त आहार, सरकार जो है इस पे ध्यान देगी आहार पे कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। जैसे आप चावल खरीदते हैं, एक देसी भाषा हम लोग का गांव का लैंग्वेज में बोला जाता है खुद्दी, कहीं चावल में खुद्दी तो नहीं है मिला हुआ, या फिर कंकड़ पत्थर तो नहीं है मिला हुआ, या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, डस्ट तो नहीं है मिला हुआ कोई भी खाना में। अभी तो लोकल वाला पैकेट मिलता है, अब शायद बहुत कम मिल रहा है लेकिन मिलता है, जो ईजिली पैक कर दिया जाता है मोमबत्ती जला के, तो उसमें आपको वो तो लोकल हो गई। लेकिन जो आप ब्रांडिंग वाले खरीदते हैं बड़ी बड़ी पैकेट, तो उसमें आप देखे होंगे FSSAI लिखा रहता है। ये क्या होता है, ये जो है ये इसकी गुणवत्ता की जांच करती है FSSAI। आप देखे होंगे स्टाम्प लगा हुआ रहता है, इससे परमिशन लेना ही होता है। अगर वो FSSAI अपना परमिशन दे दी, अगर उसका स्टाम्प लग गया मतलब वो खाने लायक है, वो एकदम सही है। तो वैसे ही कभी कभी देखे होंगे मिठाई दुकान वाले भी वो लोग गड़बड़ी करते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब छेना वोना में कुछ मतलब कि होता है उन लोगों के पास, कुछ गलत सलत चीज़ मिला देते हैं जिससे कि छेना बहुत अच्छा हो जाए लेकिन स्वास्थ्य पे हानि करता है। तो उन लोगों के यहाँ भी छापा पड़ता है। आप सुने होंगे या अपने आसपास कहीं देखे भी होंगे कि ये मिठाई दुकान में छापा पड़ गया, उसमें छापा पड़ गया, उसके लिए भी एक विभाग होती है। ये तो पैकेजिंग के लिए हो गई FSSAI। कुछ साल पहले मैगी पे किया था, मैगी ने 4% LED उसमें मिलाता था, तो उसमें कौन सा, तो इसने कहा कि नहीं ये हानिकारक है आप बंद कीजिए। लेकिन वही चीज़ कनाडा में 5% मिला के बेचा जाता है, तो वहाँ पे प्रतिबंध नहीं है, तो यहाँ प्रतिबंध था तो उसे कहा गया आप 2% ही मिलाइए। फिर से उसने नया पैकेजिंग किया, 2% मिला के मैगी, तो बिकने लगा। तो वो बंद पैकेट के लिए होता है FSSAI। खुला चीज़ का जाँच के लिए सैम्पलिंग बोला जाता है। ये जो है ये खुले चीज़ की जांच करती है। मिठाई दुकान भले जांच क्या करेगी, पैसा लेके चले जाती है और क्या। तो ये आप समझ गए पोषायुक्त आहार, इस पे ध्यान दी जाएगी। शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, नशीली दवाएं बंद करने की बात कही गई है।
46 समझ गए, SC/ST के लिए विशेष आरक्षण। 47 पोषायुक्त आहार, शराब पर प्रतिबंध की बात है, और नशीली दवाई पे भी प्रतिबंध की बात है। 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन को आप बढ़ावा देंगे। देखिए कृषि जो है, कृषि तो सरकार बहुत हद तक बढ़ावा दे रही है कृषि और पशुपालन पे। देखिए खाद बीज जितना भी होता है, यूरिया DAP, ये सब पे बहुत ही कम सस्ते में मिलती है। और जैसे देखिए ट्रैक्टर कृषि के लिए आप खरीदते हैं, टैक्स फ्री रहता है या हल्का फुल्का कुछ रहता होगा टैक्स उसमें, जब हम आपको इकोनॉमिक्स बताएंगे तो सारा कुछ इसमें कवर करेंगे। तो ट्रैक्टर आप खरीदते हैं, देखते हैं एकदम विदाउट टैक्स रहता है या कुछ चार्जेज रहती है उस पर। लेकिन आप वही अगर रेंज रोवर खरीदने जाएं या फॉर्च्यूनर खरीदने जाएं, फॉर्च्यूनर 40 लाख की आती है, रेंज रोवर 70 लाख की आती है, कि 28% उसमें टैक्स लिया जाता है, 28%। और जब उससे ज़्यादा पावरफुल होती है ट्रैक्टर, 5 लाख 6 लाख, बहुत से बहुत तो 10 लाख तक में आ जाती है। और जब रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर कहीं फंस जाता है ना, तो यही ट्रैक्टर को लेके जाया जाता है उसको खींचने के लिए, इतनी पावरफुल होती है। लेकिन कितनी कम में मिल रही है, क्योंकि कृषि पे ध्यान दिया गया है। यूरिया कम में मिलती है, DAP कम में मिलती है, पशुपालन पे भी ध्यान दिया गया है। यहाँ एक और पॉइंट है, जब आप ये बहुत डीप से पूछेगा, दुधारू पशु की हत्या पर जो है रोक लगाई गई है आर्टिकल 48 के तहत। अब ये एक राजनीतिक मुद्दा हो जाता है, यूट्यूब पर इतना नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम एक लिमिट में हम आपको बताते हैं। देखिए आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप समझ सकते हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। दुधारू पशु पर हत्या करने की रोक लगाई गई है। अच्छा ठीक है, अगर कोई गाय दूध दे रही है, गाय सबसे पवित्र होता है, इसी पे विवाद भी होता है। मान लीजिए कोई गाय दूध दे रही है, बड़ी अमीर लोग, ज़्यादातर अमीर लोग नहीं पालते हैं गाय, वो शौक के लिए पाल लेते हैं। लेकिन ज़्यादा जो गाय है वो मिडिल क्लास के लोग या गरीब लोग पालते हैं। जब वो दूध देना बंद कर देती है या बूढ़ी हो जाती है, तो लोग, उन मिडिल क्लास लोगों के पास या गरीब लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहता है कि उनके लिए चारा अवेलेबल करा सके, उनको खिला सके, तो वो मजबूरी में वो उनको बेचना पड़ता है। और वो भी अंदर अंदर जानते हैं कि आखिर ये गाय जाएगी कहाँ। ऑब्वियस सी बात है, कसाई के पास जाती है, तो कसाई क्या करता है, उसका हत्या कर देता है। जब कोर्ट उसके पास पहुंचता है तो वो क्या जवाब देता है कि साहब मेरे पास आया तब तो हमने हत्या किया, मेरे पास आने ही मत दो, उसको अगर हमको सज़ा मिले तो उसको भी दो। तो इसके लिए सरकार को कदम उठानी चाहिए। लेकिन सरकार भी क्या करेगी, मान लीजिए अगर सरकार एक बना ही देती है गाय रखने के लिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बनाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, बहुत हद तक सुधार भी किया जा रहा है। लेकिन सरकार क्या करेगी, अगर बना भी देती है, अगर आपकी गाय बिसुक जाती है, दूध नहीं देती है, तो आप वहाँ जाके छोड़ दीजिए। अगर वो 1 करोड़ की फंड भेजेगी वहाँ से चारा के लिए, तो यहाँ का नेता लोग क्या करेगा पता है, 1 करोड़ की फंड भेजी तो 90 लाख खुद खा लेगा, 10 लाख का चारा ला के देगा। मतलब कि गाय की बदतर जिंदगी हो जाएगी वहाँ पे और भी ज़्यादा। तो इसके लिए बहुत ही कड़ी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, सरकार को इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ये सब हम आपको बताएंगे अलग से, बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है, आपको सोचना भी चाहिए ये सब पे। और वो जो 10 लाख का चारा देगा, जब जांच में आएगा तो बोलेगा कि गाय से पूछ लीजिए खिलाए हैं कि नहीं। गाय बता पाएगी हम खिलाए हैं कि नहीं, खाए हैं कि नहीं, बताइए। ऐसा सब है, चारा भी ये लोग नहीं छोड़ता है, खुद खा लेता है। तो इससे आप समझ गए, दुधारू पशु पे हत्या पे रोक लगाया गया है आर्टिकल 48 के तहत। और जस्ट इसी का क में कहा गया है कि पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। अब जैसे जो दूध नहीं देता है, जैसे मान लीजिए हाथी है, दूध नहीं देती है, तो क्या उसकी रक्षा नहीं की जाएगी, तो उसकी भी रक्षा की जाएगी। वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा, इसी का क में कहा गया है। ये 4 आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा, इसको समझते हैं फिर से एक बार रिवीजन। 46 में क्या है, SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। 47 में पोषायुक्त आहार, नशीली दवाई पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध। अगर नहीं लगाएगी स्टेट तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। कोई भी इसमें से आर्टिकल 36 से 51 तक कोई भी आर्टिकल अगर स्टेट फॉलो नहीं करती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, समझ गए। आर्टिकल 48 में है कृषि एवं पशुपालन, 48 का क में पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा। अब 49 देखते हैं, राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा करना है। इसमें कहा गया है कि सरकार जो है स्टेट राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा करेगी। राष्ट्रीय स्मारक क्या है, जैसे ताजमहल हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं जो प्राचीन में बने हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भी राष्ट्रीय स्मारक में आएगी, ताजमहल में भी आएगी राष्ट्रीय स्मारक में, जो बड़ी बड़ी
ये थी सब हैं स्मारक सब। समझ गए। आर्टिकल 39। आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका, इसको सिंपल से याद रखेंगे। आर्टिकल 50 है 50-50, दोनों को अलग कर दिया। कार्यपालिका होता क्या है ये जब हम संघ पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ एक हल्का सा आप समझने के लिए प्रयास कीजिए। कार्यपालिका एज ए ऑफिसर, मतलब कि एक अधिकारी होता है, और न्यायपालिका क्या होता है? जज। अब आप समझ गए। अगर मान लीजिए कोई विधायक या सांसद की गाड़ी जा रही है, अगर कोई ऑफिसर उसकी गाड़ी रोक देती है तो क्या बोलता है? देख लेंगे। जरा इनको बोल के देखे तो न्यायपालिका को, यही देख लेंगे उनको। समझ गए। अब कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दी गई है। एकदम सरल लैंग्वेज में आप लोग ध्यान देंगे, बाकी बात तो बुक में तो लैंग्वेज लिखा हुआ ही है, और इतना आप ध्यान दे दिए तो यकीन मानिए भीमराव अंबेडकर भी आ जाएंगे तो आपसे सवाल नहीं छूटेगा। जो आप बड़ी बड़ी टाइकून कंपनी जो बहुत बड़े बड़े पैकेजिंग में अपने कोर्स बेचती है, वो सब की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम निकालना है, एक नौकरी लेना है। अभी तो अच्छी बात है कि बिहार सचिवालय की भी वैकेंसी आ रही है, आप लोग अभी से लग जाइए। आप लोग क्या करते हैं, फॉर्म आती है, भरते हैं, तब उसका सिलेबस देखते हैं। आपको सिलेबस नहीं देखना है। हम आपको इतना बता देंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको जीएस पोर्शन नहीं छूटेगा, और उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो मैथ रीजनिंग सभी के टीचर अवेलेबल कराएंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। समझ गए आर्टिकल 50। और आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति बनाए रखेंगे। और इसमें एक बात और कही गई है कि भारत ऐसे, देखिए भारत एक अपना एक ऐसा देश है, ये कभी भी पहला अटैक नहीं करता है, कभी भी नहीं। ये एकदम शांत रहता है, और बहुत ही हमारा लोकतंत्र भी ऐसा है कि यहाँ पे कभी हम उग्र नहीं होते हैं। आपको याद होगा, हम एक क्लास में आपको बताए थे जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ था। एक्चुअली बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान ही था। जब पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पे हमला किया, मतलब परेशान करता था, तो भारत ने बहुत सारे सैनिक भेजे मदद के लिए। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक को बांग्लादेश ने कैद करके रख लिया था। वो तो इंदिरा गांधी थी जो मध्यस्थता की, लास्ट में रिहा कर दी। तो ये मध्यस्थता करेगी। आप समझ गए। एक आर्टिकल 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। एक बार फिर से आप रिवीजन कीजिए। आर्टिकल 46 में SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण है। 47 में क्या है? पोषायुक्त आहार पे ध्यान देंगे, नशीली दवाई को बंद करेंगे, शराब पे प्रतिबंध लगाएंगे। 48 में कृषि एवं पशुपालन। 48 का क में पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। 49 में राष्ट्रीय स्मारक की बात कही गई, राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी चर्चा किस में है? आर्टिकल 50 में ही है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। चलिए, हम आपको बोले थे कि हम कंपैरिजन करके बता देंगे। जब आप PCS, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप PCS या UPSC का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और जो वनडे का दे रहे हैं उनके लिए तो और ही इम्पोर्टेंट है। आपका सारा कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा। लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है। आप एक अपना बेस तैयार कर लेंगे। हम आपको बोले थे मूल अधिकार और DPSP को हम कंपैरिजन करके बता देंगे। इधर चलिए, इधर देखते हैं हम मूल अधिकार। इधर DPSP। देखिए, मूल अधिकार कहाँ से लाया गया था? हम आपको बताए थे मूल अधिकार USA से लाया गया था। तो इसका सोर्स क्या था? USA। DPSP का सोर्स क्या था? तो आयरलैंड। और आयरलैंड कहाँ से लाया था? तो स्पेन से। देखिए, मूल अधिकार को लेकर आप न्यायालय जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। हम आपको बताए थे कि मूल अधिकार का अगर आपका हनन किया जा रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, और हाई कोर्ट 226 के तहत जा सकते हैं। तो ये न्यायालय जा सकते हैं। इसमें न्यायालय जा सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक। तो अगर सरकार चाहेगी तभी अप्लाई करेगी, नहीं तो अगर उनका मन नहीं है तो नहीं करेगी। तो इसमें न्यायालय आपको आर्टिकल 37 में हम बताए कि इसमें न्यायालय नहीं जा सकते। तीसरा बात, ये किसकी भलाई के लिए है मूल अधिकार?
व्यक्ति की भलाई के लिए था, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई थी। और ये किसकी भलाई के लिए था? डीपीएसपी, ये पूरे समाज की भलाई के लिए है। अच्छा एक बात बताइए, मूल अधिकार आपको जन्म के साथ मिलता है या नहीं? बिल्कुल मिलता है, मूल अधिकार जन्म के साथ ही मिल जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? नैसर्गिक बोलते हैं। पता है आपको, जब आप मेंस लिखेंगे ना तो आपको कोई बड़ी बड़ी वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। आप वहाँ एग्जामिनर क्या चेक करता है कि कितना इजी से इजी लैंग्वेज में आप उसे समझा रहे हैं। और देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हिट करता है, ऑब्जेक्टिव भी काम आ गया आपका। और पहले सबसे हार्ड क्या होता है? 60% हार्ड जो है आपका प्री होता है, उसके बाद लगभग 20 से 25% मेंस होता है, उससे ज़्यादा नहीं। इंटरव्यू तो जब आप इतना जान रहे हैं तो इंटरव्यू कुछ है ही नहीं। ये नैसर्गिक है क्योंकि ये जन्म के साथ ही मिल जाता है, और ये नैसर्गिक नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कानूनी मान्यता है या नहीं? आप सेकंड पॉइंट ध्यान देंगे, ये कहाँ से? यूएसए के नीचे जो यूएसए से लिया गया सेकंड पॉइंट हम क्या लिखे हैं? ये इसमें न्यायालय आप जा सकते हैं अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो इसके पीछे कानूनी मान्यता भी होगी। न्यायालय जा सकते हैं तभी तो आप कानूनी मान्यता होगी। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में जरा बताइए, इसमें कानूनी मान्यता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। अगर स्टेट अप्लाई नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें साफ साफ देखिए 37 में ही कह दिया गया है, आर्टिकल 37 में, कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो इसके पीछे क्या है? राजनीतिक मामला, राजनीतिक मान्यता। समझ गए आप? ये राजनीतिक मान्यता को ध्यान में रख के किया गया है। बिहार में शराब बंद किया गया है, क्यों किया गया है? राजनीतिक मान्यता है। अब आप जरा पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं। ये समझ गए आप? अच्छा एक पॉइंट और, क्या मूल अधिकार निलंबित हो सकता है? हम आपको बताए थे निलंबित कौन कर सकता है, तो निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं, और पूरी तरह से प्रतिबंध संशोधन करके तो संसद कर सकती है। तो क्या ये निलंबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? तो आपातकाल के दौरान। उस दौरान घर में बैठे रहिए, रोड पे सिर्फ टैंक घूमेगा, रोड पे निकले तो उड़ा देगा सीधे। समझ गए? ये निलंबित हो सकता है, ये निलंबित नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टेट के लिए है। ये समझ गए? एक पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम मूल अधिकार में हम इसलिए यहाँ के लिए छोड़ दिए थे, सोचे थे हम यहीं बताएंगे। देखिए, क्या विदेशियों जो है फॉरेनर, उन्हें भी मूल अधिकार दिया गया है सारा का सारा? नहीं। अगर उन्हें भी आप सारा का सारा मूल अधिकार दे देंगे तो फर्क क्या रहा? 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो फॉरेनरों को नहीं दिया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में हिट करता है, हर एग्जाम में पूछता है। कोई एक आर्टिकल इनमें से दे देगा, पूछ देगा कौन सा आर्टिकल फॉरेनर को नहीं दिया गया है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये मूल अधिकार के जो ये इतने आर्टिकल हैं, ये फॉरेनरों को नहीं दिया गया है। 15 में क्या था? जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या था? लोक नियोजन, फॉरेनरों को सरकारी नौकरी दीजिएगा, भारत में नहीं दे सकते, वो प्राइवेट नौकरी आके कर सकता है। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन्हें भी स्वतंत्रता दीजिएगा भारत में आके कि मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, ये भी करेंगे। आप तो करते हैं ना, आप सभा करते हैं, हम आर्टिकल 19 में बताए थे, मीडिया भी इसी का प्रयोग करती है। आप सभा कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं, रोड पे घूमते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किसी का पुतला फूंक देते हैं। कौन सा आर्टिकल के तहत? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसी को। और 29 और 30 जो था ये अल्पसंख्यक के लिए था। 29 में था अल्पसंख्यकों के भी अपना संस्थान जाएंगे और इन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा, ये जो भी संस्थान जाए। और 30 में क्या था कि अल्पसंख्यक अगर चाहे तो वो अपना संस्था खुद खोल सकते हैं संस्थान, और सरकार भी इन्हें मदद करेगी। आप यहाँ तक समझ गए? डीपीएसपी आपका कंप्लीट हो चुका है। एक क्लास, हम एक और क्लास लेंगे। हम चाहते तो आपका एक क्लास में डीपीएसपी ख़त्म कर देते, लेकिन हम जान के आपको मेरा मकसद है आपको ये पूरा एकदम रटाना नहीं, आपको समझाना है। आप अगर समझ गए तो आप ऐसे ही एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझना ज़रूरी है ताकि
ये जो है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पॉलिटी जो है ना, हर एक इंसान को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो 10th में पढ़ रहा हो, वो तो पढ़ता ही है, थोड़ा मोड़ा रहता ही है, लेकिन चाहे वो ना पढ़ रहा हो, अगर बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए पॉलिटी ज़रूरी है, महिला हो, ताकि वो अपना हक जान सके। आप ये समझ गए? इसलिए हम इसको 2 क्लास लेके गए, ताकि थोड़ा सा डीप में बता सके। एक क्लास में हम आपको केस स्टडी बताएंगे। यूट्यूब पे जब आप पढ़ते हैं तो एक क्लास में आपका ख़त्म कर दिया जाता है, और केस स्टडी एक दो बता देता है। आप सुनेंगे गोलकनाथ, मिनर्मा मिल, ये सब हम आपको केस स्टडी अच्छे से एकदम बता देंगे, ताकि आपको कभी रटने का ज़रूरत ना पड़े। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो केस स्टडी रट के जाते हैं, वो सब ज़रूरत ना पड़े। चलिए उसके बाद मौलिक कर्तव्य देख लेंगे। चलिए, आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बात, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मुझे तो पता चल ही जाता है ऐप से सारा कुछ, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी। धीरे धीरे हम अदर सब्जेक्ट्स भी लेके आएंगे, और आप अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें। और लक्ष्य एक्सीलेंस को की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।